गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 12th का चैप्टर है, लेक्चर 1 है। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्मार्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से जेई नीट हो, एक अच्छा खासा स्कोप है, अच्छा खासा सवाल आता है। और जो भी सवाल आता है वो इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा कि वो आपसे 100% बनेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अच्छा कम्युनिकेशन डेप्थ है इस चैप्टर में, तो आपसे ये सवाल 100% बनेगा। और चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी, बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी या फिर रेलवे, बैंकिंग जो भी देना चाहते हो, या बिहार पुलिस कुछ भी देना चाहते हो, ये इस चैप्टर से अच्छा खासा सवाल रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत हल्का चैप्टर है। मतलब ये आपका थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कैलकुलेटिव है, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो आपसे बनेगा। ओके, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को एंजॉय करोगे। आइए, और ये चैप्टर थोड़ा सा आपको डेप्थ नॉलेज देता है। किसके बाद? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, जो इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़े हैं उसके बाद ये चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी में एक खास अंतर है। अंतर ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन था या कोई भी जो चार्ज था वो रेस्ट में था। ओके, यस, ओके। और ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उससे जो चैप्टर बना उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैट। हम जितने लाइंस को बोलेंगे अभी के बाद, सभी लाइंस को आप नोट करिए। दूसरा पॉइंट, यदि यही चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, देखेंगे आप, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव करेगा तो वो एक नया चैप्टर को जन्म देगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहना है मेरा? कैसा? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैट बनाता है। यदि कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है तो वो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अगर वही एक्सलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसी चैप्टर में और आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को। ये बात तो आप पहले से ही जान रहे हो। इंपॉर्टेंट टर्म है आज का कि इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप इस चीज को 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन आप वहां से बहुत आगे जाना है आपको। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब हो गया विद्युत परिपथ। इसको आप बोलेंगे विद्युत परिपथ। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पर्सनली ना बनाना पड़े, इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं आपको बाईलिंगुअल पढ़ाऊं। मतलब उसमें हिंदी वर्ड भी यूज करो, इंग्लिश वर्ड भी यूज करो, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को परेशानी ना हो। और तीसरी बात मेरा जो मानना है वो ये है कि साइंस जो है वो भाषा पर निर्भर नहीं करता, वो आप उसे आप अपनी भाषा दो। अगर कोई बच्चा शहर में पैदा होता है तो उसका लैंग्वेज अपने आप शहरी हो जाता है। अगर कोई बच्चा एकदम देहात में पैदा होता है तो उसका एकदम से देहाती वो अपने आप सीख लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। इसीलिए तो साइंस को आप माहौल दो, अपने हिसाब से उनको माहौल दो, पलने का, उगने का, बढ़ने का, खूब उसको विकसित होने का। तो आज का हेडिंग है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप खूब इसको पहचानते हो। आप जब गौर किए होंगे तो बचपन में आपको हम बताए होंगे 10th 12th में, ये है आपका रेसिस्टेंस। अभी बताना ही नहीं पड़ेगा, ये आप जानते हैं। और रेसिस्टेंस को लिखते हैं आर से। यस, एकदम यस। नेक्स्ट, ये जो है आपने, हम इसको पढ़ा के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, इसका नाम है कैपेसिटर, नाम है। ओके, नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो अभी आपको नहीं पढ़ा है, ये इसका नाम है इंडक्टर, लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं? एल से। ओके, ये सभी एक एक करके आने वाला है, आपको बहुत परेशान करवाएंगे इन सभी चीज से। हम चाहते हैं कि आपको परेशान करें। देखेंगे, ये आप यहां मान लो एक आमीटर लगा हुआ है, एक होता है वोल्ट मीटर, तो हम आमीटर को मिटा देते, ये सभी को अभी यहाँ पे नहीं लगाना है। तो दूसरी बात, एक हमने लगा दिया, ये है बैटरी। बैटरी के बगल में को हम लोग एक विशेष लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका बैटरी है, इसको सेल कहते हैं। और इसका वोल्टेज कितना है भी? 4 चीज दिए हैं मात्र। एक दिए रेसिस्टेंस, एक दिए कैपेसिटर, और एक दिया इंडक्ट। इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं संधारित्र, और इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, और ये बैटरी है। देखेंगे हम कहना क्या चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। उसके बाद आपका रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट भी
ये रेसिस्टेंस है, लेकिन वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ऐसा साइन होता है रियोस्टेट का। आपको दिख पा रहा है, दिख पा रहा होगा। ये साइन है किसका? रियोस्टेट का। ये साइन आमीटर का, सब पढ़े हुए हो, फिर से आएगा। ये साइन वोल्ट मीटर का, ये साइन वाट मीटर का, ये साइन गैल्वेनोमीटर का, इसमें भी डिस्कस, ये सिंबल है। ये साइन है आपके सेल का, ये साइन है कैपेसिटर का, ये साइन है इंडक्टर का, वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज। तो ये सभी एक ऐसा अगर दिया रहेगा, ये स्विच है, ओपन स्विच है, अगर इसी स्विच को ऐसे हम लोग क्लोज कर, ये हो गया क्लोज स्विच, तो ये सभी स्विच है। ऐसा अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं प्लग। ये आपका प्लग है, प्लग ऐसे बोर्ड में लगाते हैं ना, दो को बोला प्लग, तो ये सब ढेर सारा सिंबल है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अभी हम जेन्युइनली एक चीज दिखाएं, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और ये बैटरी। तो इसमें जो इतने सारे कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 और ये चौथा, जिसमें से ये जो आपका सेल है, ये जो आपका सेल है, इसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कितनी बार जेई और मेन ये नीट में पूछा है, एक्टिव एलिमेंट कौन होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं सेल को। ठीक है, मतलब जो एनर्जी डोनेट करने वाला चीज होगा किसी भी सर्किट में, जो एनर्जी डोनेट करने वाला पर्सन होगा, उस पर्सन का नाम क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट दूसरा टर्म होगा पैसिव एलिमेंट। दूसरा टर्म क्या होगा? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं? जो या तो एनर्जी को डिसिपेट करता है। डिसिपेट कहने का सेंस है जो एनर्जी को खर्च करता है, बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और या जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये गुण इसी तीनों में है। तो रेसिस्टेंस को, कैपेसिटर को, इंडक्टर को, इन तीनों को बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट, ये जो आपका बैटरी है, ये आपको एनर्जी रेगुलरली देगा। लेकिन ये जो आपको रेसिस्टेंस है, एकदम लाइन टू लाइन लिखिएगा, निवेदन है आपसे, ये जो आपका रेसिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है? सबसे पहली बात कि वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2 पॉइंट के बीच के वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट रखता है। 2 पॉइंट के बीच के, हालांकि 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हम वोल्टेज उसको बोल के निकल रहे हैं, आप समझिएगा। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा क्या करेगा? मेंटेन करेगा। कौन? रेसिस्टेंस। ओके, नंबर 2 अगला कौन है? कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। फिर से, ये एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, एनर्जी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। और ये जो दोनों है, ये दोनों एनर्जी स्टोर, मेरा हर लाइन को लिखिएगा, ये दोनों जो है ये एनर्जी को स्टोर करने वाले लोग हैं। जिनमें से कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर, इसी को बताए थे कैपेसिटर में, कंडेंसर इसका नाम है। ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा करता है। कौन 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 कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? अपने अंदर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा। और ये जो आपका इंडक्टर है ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ये, लेकिन ये अपने अंदर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। ओके, क्या बोले? ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करेगा, और ये जो आपका इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करेगा। उसके बगल में ये सभी सिंबल को समझ लीजिए। ये आपका ओपन प्लग, ये क्लोज स्विच, ये क्या है? ओपन स्विच, ये क्या है? रियोस्टेट है, ये आमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये वॉट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका सेल है, ये आपका कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये सभी के सभी। तो अभी हम लोग किसके बारे में समझ रहे थे? इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में समझे। ओके, उसमें एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, कौन एनर्जी को किस रूप में जमा करता है, कौन एनर्जी को बर्बाद करता है, वगैरह वगैरह। और ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये आपको मदद करता है किस काम में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन देता है? बैटरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल करके पूरे सर्किट में, पूरे रूम में, पूरे वायरिंग में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। और इसी पहुंचाने वाले जो सर्किट है उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब विद्युत परिपथ। ओके, अब हम लोग को जो रियल में पहचान पढ़ना है आज वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप हेडिंग देंगे दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अर्थात इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं?
विद्युत धारा, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा के बारे में। ये देखिए विद्युत धारा क्या है, समझेंगे विद्युत धारा क्या है। हालांकि बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं समझाना। ये विद्युत धारा क्या है, आप सबसे पहले ये जानेंगे कि दुनिया में जितने सारे चालक हैं, दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अर्थात दुनिया में जितने सारे वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तु में कमोबेश फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। 10th में आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि जो धातु होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक एक डब्बा में बंद गैस, ओके। जैसे ही आपने कवर खोला उड़ना शुरू हो गया। उसी प्रकार जैसे ही आपने कवर खोला वो उड़ना शुरू हो गया। उसी प्रकार किसी भी चालक में वही गैस के तरह इलेक्ट्रॉन, उसमें खुला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें भरा होता है। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा भी छूट देते हैं, अब ये छूट क्या है चर्चा करेंगे, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा छूट देते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन मनमाने रूप में एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करना शुरू कर देता है। दैट मूवमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो मतलब क्या, विद्युत धारा क्या है, तो क्या लिखेंगे, किसी भी चालक से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका परिभाषा देंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आपने बोला विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपने क्या बोला, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत धारा है, तो हम लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर, देखेंगे आप अच्छे से, विद्युत धारा बराबर आवेश के प्रवाह का दर हमेशा समय के साथ होता है, तो इसको लिख सकते हैं आवेश किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। तो ये हो गया आई बराबर ये आवेश को किससे लिखे थे, क्यू से, समय को टी से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। और इसी को लिखा जा सकता है आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये जो आई है, आई बराबर जो क्यू बाई टी है, इस आई का मतलब होता है, या ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, ये जो आपको आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, इस आई का नाम है एवरेज करंट। क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, इसका क्या नाम है, एवरेज करंट। अर्थात विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इसका मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आई बराबर विद्युत धारा को आई से क्यू बाई टी, और आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। ये डेल्टा क्यू लिखने का टर्म ये होता है, मान लीजिए कि किसी चालक से 1 घंटे में 1000 कूलम का आवेश प्रवाहित हो, ऐसा मान लेते हैं। और समय कितना, मतलब क्या, अगर टाइम फिक्स रहेगा तो आवेश जो चार्ज है उसका क्वांटिटी भी फिक्स रहेगा, इसीलिए हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखे हैं, ओके। तो ये, लेकिन ये जो करंट बना है ये कौन सा करंट है, ये है आपका एवरेज करंट, मतलब औसत विद्युत धारा है ये। क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ओके। तो आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो लेकिन यदि आवेश का प्रवाह हो रहा है, अगर आवेश का प्रवाह बहुत कम समय के लिए हो, मतलब किसी क्षण पर, इसीलिए जिस समय बहुत कम समय के लिए हो, इसका मतलब डेल्टा टी बहुत कम हो जाएगा। डेल्टा टी जैसे, डेल्टा टी कम कितना हो सकता है, टी को, समय को आप कम करते करते कहां तक लेके जा सकते हैं, -1 सेकेंड, -2 सेकेंड नहीं, क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो मैक्सिमम होते होते कम करते 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 जीरो, उससे नीचे नहीं हो सकता। मतलब अधिकतम कम उसको कितना कर सकते हैं, जीरो, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक उसको कितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो, उसके नीचे नहीं कर सकते। इसका मतलब है जिस समय डेल्टा टी बहुत कम हो जाएगा, उस समय एवरेज करंट जो है वो बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट। आप अच्छे से समझेंगे बात को, क्या बोले, ये जो आपका एवरेज करंट है वो क्या बन जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट तो लिखेंगे व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आप घर में बैठ के इसको तीर जीरो मत पढ़ना, डेल्टा टी तीर जीरो, डेल्टा टी, ऐसा नहीं है। ये क्या पढ़े, इसको पढ़े टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू, ये लिमिट की कहानी है। तो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो आई जो एवरेज है वो बन जाएगा कौन चीज, ये बन जाएगा आई
इंस्टेंटेनियस, मतलब जो एवरेज करंट है वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब है आई इंस्टेंटेनियस बराबर, मतलब तात्क्षणिक करंट है ये, बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसी को लिखने का तरीका है, इसको लिखा जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को डी क्यू बाई डी टी। तो ये अगर हम लोग आई का दो फार्मूला लिखेंगे, आई का एक फार्मूला बन गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, बताइए कौन सा करंट है, तो ये है आपका एवरेज करंट। ये कैसा हो गया, एवरेज करंट। और एक बन गया आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, बताइए कौन सा करंट है, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। ये कैसा हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। हम आपको दो चीज समझाए, एक समझाए डेल क्यू बाई डेल्टा टी, तो ये कैसा है, एवरेज करंट। और ये क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, तो ये कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो यदि तो यहाँ से आई बराबर दो फार्मूला बन गया, एक बन गया आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और एक बन गया आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। एक सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछ रहा है आपसे, सवाल ये है कि इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज is flowing for 3 seconds in a conductor, find current। देखिए क्या पूछा है, सवाल दिया है कि इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर 3 सेकेंड, मतलब 10 कूलम का चार्ज है जो 3 सेकेंड के लिए फ्लो करता है, तो बताइए करंट का मान कितना होगा। तो सबसे पहली बात आपको आई बराबर क्या पूछे, बोले क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो आई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है क्यू कितना दिया 10 और टी कितना दिया 3, तो कितना हो गया 10/3, ऊपर में इसका मात्रक क्यू कूलम और इसका मात्रक सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ये जो कूलम पर सेकेंड है इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोले, ये जो आपका कूलम पर सेकेंड है उसी कूलम पर सेकेंड का नाम क्या है, एम्पियर। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक या तो कूलम पर सेकेंड बोले या आपको एम्पियर बोले। ओके, ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं। तो एम्पियर को या तो आप ए से लिखेंगे या तो ए एम पी से लिखेंगे, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और ये एसआई मात्रक है, कैसा मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। क्या हो गया, एम्पियर, या तो ए लिखिए या तो ए एम पी लिखिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल आपसे पूछेगा ऐसे, इफ क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, ये क्यू का आवेश का फंक्शन दिया हुआ, किसके टर्म में, टी के टर्म में। फाइंड, तो यहां लिखेगा फाइंड करेंट एट टी बराबर 1 सेकेंड। क्या पूछा, करेंट, फाइंड करेंट निकालिए, कहां पे, टी बराबर 1 सेकेंड पर। देखिए सबसे पहली बात, यहां पे चार्ज का फंक्शन नहीं था, यहां पे चार्ज दिया हुआ था। यदि चार्ज दिया हुआ रहेगा तो आप फॉर्मूला किसका अप्लाई करना, एवरेज करंट का। लेकिन जब फंक्शन दिया रहेगा तब आप फॉर्मूला अप्लाई करना इंस्टेंटेनियस करंट का। ओके, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, जब इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो आई बराबर लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। आप 11th में 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डी क्यू बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन है, आप समझेंगे। तो डी क्यू बाई डी टी, इसका मतलब क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी, और क्यू की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ओके, तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 5 का 0। तो यहाँ से इसीलिए आई बराबर बन गया 2t प्लस 2। लेकिन आपको t के जगह कितना रखना है, 1 सेकेंड, तो रख दीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 2, कितना हो गया 4। मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वो हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार का सवाल यदि आपसे पूछेगा तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले हम 2 लाइन पे चर्चा करेंगे और आप सबों को ये बोलना चाहते हैं कि अगर जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हों और अगर उसमें आपको कभी दिक्कत हो तो आप या तो हमें व्हाट्सअप करिए या फिर आप हमें मैसेज किसी तरीके से करिए, जो आपको नंबर बताए हैं पहले उस पर, और हम तुरंत उसका जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग को ये जानना है यूनिट ऑफ करेंट। अगला हम लोग को पढ़ना है यूनिट ऑफ करेंट। क्या पढ़ना, यूनिट ऑफ करेंट। तो आई बराबर क्या पढ़ा है, क्यू बाई टी, मतलब कूलम बटा सेकेंड, और बताए थे कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं,
एम्पियर कहते हैं उसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ओके, अब देखेंगे दूसरी बात, अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होता है? तो 1 एम्पियर, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत पूछता है। 1 एम्पियर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, अर्थात यदि 1 कूलम के आवेश को, देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, 1 कूलम के आवेश को किसी भी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 सेकेंड का समय लगता है तो उससे बने धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से, यदि 1 कूलम के आवेश को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उससे बने धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला हम लोग को ये जानना है कि ये जो आपका ये क्या बताए, करंट, ये करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसा है, करंट कैसा है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब ये विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। क्या बोले, विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि है, अर्थात इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, जरा वो देखो। मान लो इधर से आया, यहाँ देखिए, इधर से आया 3 एम्पियर का धारा और इधर से आया 4 एम्पियर का धारा आ गया। मतलब 2 तार है आपके रूम में, इधर से आया 4 एम्पियर और उधर से आया 3 एम्पियर। जब दोनों तार में से निकलेगा तो यहाँ पे आप क्या करो, एक लगा दो आमीटर, आमीटर लगा दिए। ये आमीटर क्या मापेगा, धारा मापेगा। कहाँ का धारा मापेगा, इस दोनों का रिजल्टेंट मापेगा। तो जब आमीटर मापा तो वो माप दिया कितना, 7 एम्पियर। लेकिन इस दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर ये अदिश है तब ना दोनों को जोड़ करके 4 3 7 बता दिया। तो ऐसे एल्जेब्रिकली किसको जोड़ सकते हैं आप एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं अदिश राशि को। इसका मतलब जब आपने 4 3 7 कर दिया, इसका मतलब ये सदिश है कि अदिश है, तो अमीटर क्या शो कर दिया कि ये अदिश राशि है। अगर बाय द वे सदिश होता तो क्या होता, देखेंगे। अगर ये सदिश होता तो I बराबर होता है √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यदि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, वेक्टर में आप पढ़े हुए हैं, I1 स्क्वायर, तो I1 हो गया 3 तिया 9, I2 हो गया 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 एम्पियर। लेकिन कितना आया, 7 एम्पियर। अगर ये वेक्टर होता तो कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर, लेकिन हुआ कितना, 7 एम्पियर। इसका मतलब अगर ये वेक्टर होता तो आमीटर कितना मापता, 5 एम्पियर, लेकिन आमीटर कितना मापा है, 7 एम्पियर। इसका मतलब आमीटर कैसे मापा है, वेक्टोरियली मापा कि स्केलरी मापा। इसका मतलब वेक्टर जो ये जो आपका आमीटर है वो इसको स्केलर मेथड से जोड़ दिया। कैसे, सीधा एल्जेब्रिकली 4 3 7। ओके, इसीलिए ये जो आपका करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपने क्या तय कर दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यूनिट देख लिए, ये स्केलर देख लिए। ओके, नेक्स्ट, अभी हम लोग आपको पढ़ाए कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फिर से I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी अभी हम आपको पढ़ाए हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस पे जरा विचार करवाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था dy बटा dx पढ़ा था, आप 11th में पढ़ा था v बराबर ds बटा dt, आपने पढ़ा था a बराबर dv बटा dt। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप समझिएगा, नीट और जेई में ऐसे सभी पॉइंट्स पर से सवाल 100% पूछेगा। तो a बराबर dv बटा dt। आपने क्या पढ़ा था कि vt डायग्राम का स्लोप, dv बटे dt का मतलब था स्लोप, dv बाई dt का मतलब क्या था, वहां पे स्लोप। इसका मतलब यदि कहीं पे vt ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर कहीं पे st ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। उसी प्रकार यदि कहीं पे qt ग्राफ है, प्लीज अगर कहीं पे qt ग्राफ है, फिर से यदि कहीं पे qt ग्राफ है तो उसका dq बाई dt का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ QT डायग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ QT डायग्राम। मतलब QT डायग्राम का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, dq बाय dt। और ये क्या देगा, करंट देगा। इसका मतलब यहां देखिए QT डायग्राम का स्लोप करंट देता है।
जिंदगी में आप नहीं भूलें, हम लिखे हैं। अगर कहीं पे क्यूटी डायग्राम रहेगा तो का स्लोप क्या देगा आपको, करंट देता है। इसका मतलब ये अगर क्यूटी डायग्राम है, अगर ये टी है और ये है, तो इसका स्लोप क्या देगा आपको, करंट देगा। मान लीजिए दो चालक है, ये है चालक ए और ये है चालक बी। चालक ए का कोण है 60 डिग्री, चालक बी का कोण है 45 डिग्री। आपसे सवाल पूछेगा ऑप्शन ए में दिया आई ए बराबर आई बी, ऑप्शन बी में दिया आई ए ग्रेटर देन आई बी, ऑप्शन सी में दिया आई ए लेस देन आई बी, ऑप्शन डी में दिया नन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा। मेरा ये कहना है आपको कि कहीं भी क्यूटी डायग्राम का जो स्लोप होता है वो बताता है धारा, करंट देता है। और स्लोप को निकालते कैसे हैं, अगर थीटा दिया हो तो स्लोप कैसे निकलता है, टेन थीटा से देखेंगे। और आपने बचपन में पढ़ा है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स कहता है कि जिसका कोण अधिक होगा उसका टेन भी अधिक होगा। तो जिसका कोण 60 डिग्री है उसका टेन अधिक होगा, जिसका टेन अधिक होगा उसका स्लोप अधिक होगा। इसका मतलब ए का स्लोप अधिक होगा, बी का स्लोप कम होगा। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द करंट, लोअर द स्लोप लोअर द करंट। इसका मतलब है ए का जो करंट होगा वो अधिक होगा और बी का जो करंट होगा वो कम होगा। खोजिए किस ऑप्शन को टिक कीजिए, मतलब आई ए ग्रेटर देन आई बी किस ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन बी को जाएगा। हम इस बोर्ड पे अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे क्यूटी डायग्राम होगा तो उसका स्लोप क्या देगा, उसका स्लोप आपको करंट देगा। ओके नेक्स्ट, अगर ऐसा सवाल कोई भी आ जाए तो आप उसको बना लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है। इन सभी स्टार को अगर आप मिस करते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अभी भी डेप्थ में नहीं है, ऊपर से। और ऊपर की तैयारी आपको पीछे करने का मनसा रखता है, क्योंकि अगर हम लोग 12th देते हैं, मतलब एकेडमिक एग्जाम देते हैं, तो एकेडमिक एग्जाम का व्यू होता है सिलेक्शन, मतलब अधिक से अधिक बच्चे पास करें। लेकिन अगर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं, वो चाहे आपका बिहार लेवल से लेकर के इंडिया लेवल पर हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, नीट हो, जेई हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसके मन में होता है ऑलवेज रिजेक्शन। मतलब उसके पेपर में हमेशा ऐसा कंटेंट डाला जाता है ताकि वो बच्चों को रिजेक्ट कर सके, और जो रिजेक्ट होते होते बच गया वो विल सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप उसका मोटो होता है कि आपको रिजेक्ट किया जाए, लेकिन एकेडमिक एग्जाम का मोटो होता है आपको सेलेक्ट किया जाए, आपको पास करवाया जाए। तो हम लोग तैयारी एकेडमिक की नहीं कर रहे हैं, हम लोग तैयारी पूरी डेप्थ में हम लोग कंपटीशन का कर रहे हैं। एकेडमिक तो आप यूं निकाल दोगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, नेक्स्ट। अब फिर से वही फॉर्मूला, आई बराबर क्या बना, डी क्यू बाई डी टी। ओके, जरा सा इसको और बढ़ाते हैं तो डी क्यू बराबर क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा आई डी टी। डी क्यू को क्यू कौन बनाता है, जब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, ये बन गया आई डी टी का इंटीग्रेशन। डी टी है तो कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं टी इनिशियल से टी फाइनल। टी, ये टी मतलब क्या है, टाइम, इनिशियल से फाइनल, ये लिमिट हो गया। आप देखेंगे सर इसका मतलब होता है, इसको पढ़िए, जैसे डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्यू टी का स्लोप, डी का मतलब स्लोप होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। जैसे डी का मतलब हम लोग स्लोप लेते हैं, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। इसका मतलब है इसको जरा हम पढ़ते हैं, आई टी, ये डी टी नहीं है, डी टी का मतलब होता है छोटा टाइम इंटरवल, डी टी को भी टी ही बोलेंगे। आई टी ग्राफ का इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, आई टी ग्राफ का एरिया हमेशा क्या देगा, चार्ज देता है। तो क्या लिखेंगे, आई माइनस नहीं है, हाइफन है, आई टी ग्राफ का एरिया हमेशा क्या देता है, चार्ज देता है। हमेशा क्या देता है, तो चार्ज देता है। क्या बोले, आई टी ग्राफ का एरिया हमेशा क्या देता है, चार्ज देता है। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, ये आई है और ये टी है, ऐसा है, 0 से लेकर के ये 5 है और ये आपका 10 है, ये बता दिया। आपको बोला कि फाइंड द चार्ज इन द इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक में इस ग्राफ को देख करके आप क्या बताइए, चार्ज बताइए, फाइंड चार्ज। इसमें क्या निकालना है, आईटी ग्राफ है ना, तो आईटी ग्राफ से क्या निकालेंगे, चार्ज। तो क्या बोला, फाइंड चार्ज। अब बताइए चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज होता है Q बराबर आईटी ग्राफ का कौन चीज, क्षेत्रफल।
IT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा आपको, चार्ज बताएगा। तो इसका मतलब है Q इक्वल टू हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना, यही वाला ना, क्षेत्रफल हमेशा टाइम एक्सिस पे लेना है। क्षेत्रफल कोई ये मत ले लीजिए, हमेशा कहाँ लेंगे, टाइम एक्सिस पर। ओके, तो ये जो रंगे हैं ये कैसा दिखता है, त्रिभुज जैसा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया 5, ऊंचाई कितना है ये 10, तो 5 गुना 10, 2 पंचे 10, 25 25, और आवेश का मात्रक कूलम कितना हो गया, 25 कूलम। कितना हो गया, 25 कूलम। कितना हो गया ये 25 कूलम, अर्थात इस एरिया से कितना चार्ज मिलेगा आपको, 25 कूलम का चार्ज मिलेगा। ओके, ये जो एरिया बना है इस एरिया से आपको टोटल कितना चार्ज मिलेगा, और तो आपको मिल गया कितना, 25 कूलम का चार्ज मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है, नेक्स्ट क्या देखना है वो देखिए। नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि अब कुछ टर्म को समझना है कि टर्म हम लोग क्या समझने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है। ओके, तो इस कंडक्टर में क्या होगा कि ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप समझिए गौर से हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। ये सभी क्या है, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सभी क्या हो गया, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो अगर आपने क्या किया, रॉड को रख दिया, रॉड को इसे रख दिया, तो ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, या बाहर धूप में रख दिया तो धूप में रखा हुआ है। तो धूप में क्या है, अधिक एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी, वो कौन सा एनर्जी है, वो है हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी। तो उस हीट के कारण से ये क्या होगा, गर्म, चालक क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ये जो कंडक्टर है, ये जो चालक है, ये क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। जैसे ही चालक गर्म होगा तो उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बताए थे ये गैस की तरह होता है, इसको एक नाम दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन गैस। क्या नाम दीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन गैस। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन गैस है, ये इलेक्ट्रॉन गैस क्या करता है, फ्लो करने लगता है, बहुत स्पीड से ये मूव करने लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हीट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, हीट वेलोसिटी। तो क्या होगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाकर के आगे वाले को टक्कर मारेगा। जैसे हम गए दौड़ के दीवार को टक्कर मार दिए तो मेरा वेलोसिटी कम हो जाएगा। हम गए किसी बच्चे को टक्कर मार दिए, मेरा वेलोसिटी कम हो गया, बच्चा दौड़ने लगा। ठीक है, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को टक्कर करेगा, फिर दूसरा जाकर के तीसरे को टक्कर करेगा, तीसरा चौथे को टक्कर करेगा, चौथा पांचवें करेगा, पांचवा छठे करेगा, छठा सातवें करेगा, सातवां आठवें करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा। और ये लगातार जो रेगुलर एक कॉलिजन होता है, ये कॉलिजन होते 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 सभी एक कॉलिजन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर एक कॉलिजन में उसका जो वेलोसिटी है वो लगातार घटते चला जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि इसका नेट वेलोसिटी 0 हो जाता है। आइए क्या बोले, सब इस इलेक्ट्रॉन में, ये जो चालक है उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स उस टेम्परेचर के कारण, हीट एनर्जी कारण से वो फ्लो करता है, इरेगुलर फ्लो करता है, मतलब उसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं है, अव्यवस्थित है, जिधर तिधर जिधर तिधर वो फ्लो कर रहा है। तो एक दूसरे को टक्कर करता है, जिस वजह से उसका नेट वेलोसिटी 0 हो जाता है। उस कंडक्टर के अंदर चार्ज का नेट फ्लो 0 हो जाता है, जिस वजह से किसी भी कंडक्टर में नेट करंट कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कंडक्टर में नेट करंट 0 होता है। किसी भी कंडक्टर में, इस लाइन को लिखिए, 3 बार बोल रहे हैं, किसी भी कंडक्टर में नेट करंट 0 होता है। लेकिन ये जो इसका टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण जो वेलोसिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट वेलोसिटी, ये जो इसका हीट वेलोसिटी है ये होता है 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इतना ज़्यादा एक दूसरे को टक्कर मारता है कि वो वेलोसिटी मेंटेन नहीं रह पाता, जिस कारण से उसका नेट वेलोसिटी 0, मतलब किसी भी चालक से नेट करंट 0 नहीं होता है, नेट करंट 0 होता है, क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन अंततः वो फ्लो नेट 0 हो जाता है। मतलब कि इस रूम में 10 लोग थे, क्या हुआ, 5 लोग इस रूम से उस रूम में गए, अब 5 लोग पुनः उस रूम से इस रूम में आ गए, तो अभी भी नेट क्या है, चेंज 0 है। पहले भी 10 लोग, अभी भी 10 लोग, लेकिन लोग के चेहरा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन नेट लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए नेट करंट क्या होता है, 0। अब आपने क्या किया, अब देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। यहाँ पे कुछ टर्म समझना है, करंट कैसे फ्लो होता है, देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। अब हेडिंग है करंट कैसे फ्लो होता है, हेडिंग क्या है, करंट कैसे फ्लो होता है। तो इसमें क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, इसको समझिएगा, इसमें क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या किया कि इस दोनों इंड, ये इंड ए है और ये इंड बी है, इस दोनों के बीच में आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया।
क्या लगा दिया आपने, बैटरी, ये उसका पॉजिटिव पोल और ये इसका निगेटिव पोल। आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया बैटरी, और ये बैटरी का पॉजिटिव पोल और वो बैटरी का निगेटिव पोल। अब जरा देखेंगे, ये पॉजिटिव पोल, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो यहाँ पे कौन चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव। और आपने कहा था कि इस प्लस और माइनस चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, और इस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक लाइन बताते हैं, पक्का लिख लीजिएगा। एक लाइन था इलेक्ट्रोस्टैट में, किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस लाइन को भी लिखिए और ये भी लिखिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर 0, कभी 0 नहीं होता है। अर्थात किसी भी कंडक्टर में अगर करंट नहीं है तभी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर उसमें करंट नॉन जीरो है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा। दोनों पॉइंट को आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर फोर्स किधर लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि ये जो आपका पहले क्या था, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था सबका जो वेलोसिटी था वो जिधर तिधर था, मतलब जिग जैग मोशन हो रहा था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। लेकिन अब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, आपने जो दोनों टर्मिनल के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया, उस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन सभी इलेक्ट्रॉन को एक नई दिशा मिल गई। इन सभी इलेक्ट्रॉन को एक नई दिशा मिल गई और उस नई दिशा में एक नेट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। कोई भी एक दूसरे को टक्कर नहीं कर रहा है। क्या बोले, जब आप किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हो, बैटरी जोड़ दिया, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर में, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन गैस कहा था, उसका फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। साथ ही वैसे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को जिसको पहले की इरेगुलर वेलोसिटी था, कोई भी व्यवस्थित डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, एकदम जिगजैग मोशन में मूव कर रहा था, अब वो सभी लोग डिसिप्लिन हो गया कि क्लास में सर जी आ गए, अब एक दूसरे के साथ मारपीट करना बंद करो, आराम से पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या किया, एकदम आराम से एक डायरेक्शन, इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में एक दिशा में मूव करना, एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। अब सुनिए, इसी फिक्स वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका नाम है अनुगमन वेग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो अब जो अगला हेडिंग आने वाला है उसका नाम है अनुगमन वेग, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हेडिंग क्या है आपका, अगला हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। क्या बोला आपने, अनुगमन वेग। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको समझना है, वही समझा रहे थे, यही वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको सूचित करते हैं, v का मतलब वेलोसिटी है, d का मतलब ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आज से किससे लिखेंगे, vd से। ठीक है, तो रियल में ये जो सभी v है, ये रियल में कौन है, ये रियल में vd है। सबके यहाँ पे टांग के नीचे लगा दिए d, सबके टांग के नीचे लगा दिए d, तो ये क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अर्थात किसी भी चालक में नेट करंट 0 होता है, नेट फ्लो 0 होता है, लेकिन जब आप उसके दोनों टर्मिनल पे एक बैटरी जोड़ देते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। इसी नेट वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंप्लीट। अगला स्टार लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से सूचित किया जाता है, लिख दिए। अगला स्टार लिखिए, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अगला लिखिए पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ना, वेग है, एक निश्चित डायरेक्शन में है, इसीलिए ये स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रिलैक्सेशन टाइम। क्या पढ़ना है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं हिंदी में श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। इसको डिनोट करते हैं टाउ से। क्या पढ़े उसको, टाउ। देखेंगे ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ये मान लो कंडक्टर है
और कंडक्टर के अंदर में क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये पहला दूसरे को किया अटैक, दूसरा तीसरे को किया, तीसरा चौथे को किया, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, छठा सातवें को, सातवां आठवें को, इस तरीके से क्या करेगा, सभी एक दूसरे को अटैक करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर किया, तो ये क्या है, दो रेगुलर कॉलिजन है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो रेगुलर कॉलिजन के बीच, दो रेगुलर मतलब 10-20 गुने, केवल दो रेगुलर, पहला दूसरे को अटैक किया, ये अटैक करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोले, ये एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को अटैक करने में जो समय लगता है उसी समय का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसी समय का क्या नाम है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम जो है, ये रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। क्या बोले, ये जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर का, सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक वो जो था हीटिंग वेलोसिटी था 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, और ये 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सभी। अगला टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी अगला हेडिंग टर्म है आपका मोबिलिटी। अगला टर्म है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी इसको बोलते हैं गतिशीलता। टर्म क्या आ गया, मोबिलिटी, गतिशीलता। देखेंगे इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किसे लिखेंगे, म्यू से। ये मोबिलिटी क्या है जरा ये देखिए, मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने क्या किया, इसमें बैटरी एक जोड़ दिया। जैसे आपने बैटरी जोड़ा तो ये हो गया पॉजिटिव पोल, ये हो गया निगेटिव पोल। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया। ये कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सबको इधर मिल गया एक खास वेलोसिटी, उसका नाम आपने क्या दिया, वी। इसका नाम आपने क्या दिया, Vd। इन सभी का नाम क्या है, Vd। इसका भी नाम क्या है, Vd। इसका भी नाम क्या है, Vd। इसका भी नाम क्या है, Vd। मिल गया। तो ये पूरे कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, Vd। तो बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी। अर्थात मोबिलिटी बराबर होता है, मोबिलिटी बराबर मतलब म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात म्यू बराबर क्या होगा, Vd बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट का मतलब होता है बट्टा में, तो ऊपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट्टा में क्या हो गया, म्यू, बट्टा में इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचे, ओके। अब इसका ये जो आपका मोबिलिटी है, गौर करेंगे, कुछ टर्म समझिए। मोबिलिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बोर्ड के लिए। मोबिलिटी ही किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा को बताता है। आपसे पूछेगा कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा को प्रदर्शित इनमें से कौन करता है, विद्युत क्षेत्र, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इनमें से सभी कौन करता है, मोबिलिटी। इसका मतलब यही मोबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो आपको बताता है कि किसी भी चालक से कितनी मात्रा में धारा का प्रवाह हो सकता है या संभव है। ओके, अब जरा इसका हम लोग यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। जरा सा यहाँ आते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का सभी का आप डायमेंशन भी लिखते चलिएगा। तो आपको मिल गया म्यू बराबर Vd बटा ई। Vd का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख देते हैं मीटर बटा सेकेंड गुना, उसके बाद नीचे में लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, V बराबर E इंटू डी, मतलब E बराबर हो जाएगा V बाई डी, मतलब वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर, ये मीटर चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड। और यहाँ देखिए म्यू बराबर मीटर बटा सेकेंड
इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, तो ये कूलम चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा कूलम मीटर बटा सेकेंड न्यूटन, कूलम मीटर बटा सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, नीचे में न्यूटन सेकेंड लिखिए, पढ़ने में अच्छा लगेगा न्यूटन सेकेंड। तो ये किसका मात्रक हो गया, ये मात्रक है मोबिलिटी का। ओके, अब हम लोग को जरा देखना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा, बीमा, इसका बीमा क्या होगा। तो बीमा को जरा यहीं पे पढ़ लेते हैं, बीमा क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा, आइए जरा चर्चा करते हैं। तो म्यू बराबर है, यहां देखिए कूलम मीटर, कूलम का होता है 80, क्यू बराबर 80, मीटर का हो गया L, न्यूटन का होता है कितना होता है न्यूटन, न्यूटन क्या F, F बराबर MA, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, अब बगल में T, कुछ कैंसिल वैंसिल, हाँ तो T के साथ T कैंसिल, L के साथ L कैंसिल, क्या बन गया आपका बन गया m माइनस 1, ऊपर चला गया a और t के पावर 2, m चेक भी कर लेंगे एक बार, m माइनस 1 a t स्क्वायर t के पावर 2, ये डायमेंशन है किसका, मोबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे करेंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, करेंट डेंसिटी। ये जो मोबिलिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी अगला टर्म आएगा, करेंट डेंसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं धारा घनत्व। अगला टर्म है उसका नाम है करेंट डेंसिटी, क्या है अगला टर्म, करेंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं धारा घनत्व। इसको सूचित करते हैं हम लोग J से, किससे लिखते हैं, J से, धारा घनत्व को किससे लिखते हैं हम लोग, J से। तो ये क्या बन गया आपका करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, करेंट डेंसिटी का मतलब हो गया धारा घनत्व। देखेंगे ये करेंट डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहली बात कि करंट क्या है, किससे लिखते हैं, आई से, करंट क्या है वो तो जान गए। तो धारा घनत्व का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया से, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका एरिया है ए कौन चीज है, ए इसका एरिया है और आई क्या है, आई इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है। तो बोलता है, और करंट डेंसिटी किससे लिखते हैं, जे से, तो जे क्या है करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी किससे लिखते हैं आप, जे से, ये होता है करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट पर यूनिट एरिया, क्या बोले, करेंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी। इसका मतलब जे बराबर हो जाएगा करेंट बटा एरिया, करेंट को किससे लिखते हैं, आई से, बटा में क्या हो गया ए। तो ये यहां से आज के बाद जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए, यहां से जे बराबर क्या मिल गया, आई बटा ए। नंबर पॉइंट, जे जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, ऊपर में एम्पियर, एरिया का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। नहीं, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन एम्पियर का डायमेंशन ए, नीचे में एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस 2, तो ये क्या बन गया ए एल के पावर माइनस 2। तो हम लोग समझे करेंट डेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब एक बात जरा आपको समझना पड़ेगा, आप जब 11th में होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सवाल नहीं अभी स्टार है। आपके पास फॉर्मूला है जे बराबर क्या बोले आई बटा ए, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर क्या बनेगा, जे इंटू ए, ये बनेगा फॉर्मूला। अब बताइए सर ये क्या है, अभी क्या बोले कि करेंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर, इसका मतलब इस साइड में कौन है वेक्टर, और ये क्या है, ये है स्केलर। आपको ये सोचना है कि वेक्टर को स्केलर कौन बनाता है, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए आज के बाद जिंदगी भर इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा, आई बराबर होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये डॉट है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या है ये डॉट है, क्या 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 बोले जे डॉट ए, आई बराबर क्या होता है जे डॉट ए। सवाल इस पे पूछेगा कि इफ जे वेक्टर बराबर, जे वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के एंड एरिया वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस के, ऐसा दे दिया, पूछेगा फाइंड करेंट,
फाइंड करंट, ऐसा पूछ दिया। तो सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो हम लोग क्या बोले, आई जब जे और ए दिया हो तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है, जे डॉट ए, यही होता है ना। तो जे के जगह पे कितना, आई प्लस 2j प्लस के, और डॉट ए के जगह पे कितना, 2i प्लस जे प्लस के। क्या करेंगे, डॉट कर देंगे। डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ 1 गुना 2 तो 2 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 2 4 1 5। तो करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में। एक दूसरे प्रकार का सवाल ऐसे पूछता है, इसमें दूसरे प्रकार का